हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे जिसमें हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को कवर करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा या देखा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और उनमें क्या क्या डिमेरिट्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम थे। जिसमें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर दो तो वही हमारा बन जाता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का पहला प्रॉब्लम ये था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और उस सर्कुलर पाथ का नाम उन्होंने दिया था ऑर्बिट। बोर ने भी यही बात कहा है, देखो, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो यहाँ तक तो रदरफोर्ड और बोर का एटॉमिक मॉडल सही है। रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा या नहीं करेगा, है ना। चले आते हैं डिमेरिट्स में। यही बात हमने पढ़ी थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करेगा या नहीं करेगा। और हमें पता है फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंड में मूव करे, रोटेट करे, तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है। तो अगर कांस्टेंट एनर्जी रेडिएट करेगा तो भाई ये कोलैप्स होकर अंदर चला जाएगा। तो रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। बोर ने क्या किया, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ला दिया। बोर ने कहा कि ये रोटेट तो करेगा सर्कुलर पाथ में, लेकिन कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। अब अगर आप मुझसे कहोगे कि भाई ये तो ज़बरदस्ती हो गया, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ ज़बरदस्ती कि नहीं, एनर्जी रेडिएट नहीं करने वाला है, तो इसको समझेंगे हम। इन्होंने नहीं कहा कि कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इन्होंने क्या कहा कि जब वो रोटेट कर रहा है तो ऐसा नहीं हो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करे घूमते वक्त। इन्होंने ऐड किया, जो मैं इनका फोर्थ, इनका 4 नंबर जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं पहले बता देता हूँ। चलो 1 के बाद 4। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस रोटेट करते वक्त नहीं। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, लोअर टू हायर, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। इज इट क्लियर? रोटेट करते वक्त सर्कुलर फिक्स्ड पाथ में जब भी वो रोटेट करता रहेगा एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। वो एनर्जी जब उसको रेडिएट करना होगा तो वो क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कहीं बाहर से तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जंप करेगा। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा E2 माइनस E1, इन्होंने कहा इसका वैल्यू होता है H इंटू न्यू। इट इज़ नॉट V, इसको न्यू पढ़ते हैं, ओके, NEW, न्यू ऐसे पढ़ते हैं। ये न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये एनर्जी जो होगा, ये एनर्जी होगा रेडिएशन का H न्यू, जहाँ H को कहा जाता है प्लांक्स कांस्टेंट। इसका डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। H को कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू जो है ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये रेडिएशन होता है जब लोअर टू हायर और हायर टू लोअर जंप होता है एनर्जी लेवल। सो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बोर ने कैसे जस्टिफाई किया, करेक्ट किया, कि कॉन्टिन्यूस एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी रेडिएट करेगा जब वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पे या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है, रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करने वाला है, कितना एनर्जी होगा उसका रिवॉल्व करने का। आप चले आओ फिर से डिमेरिट्स में। तो ये देखो लास्ट पॉइंट, रदरफोर्ड डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी
एटम का में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा था। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कितनी दूरी पे है, उसका रेडियस क्या होगा जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो बोर ने इस बात को रेक्टिफाई किया और बोर एटॉमिक मॉडल में जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा उसका एनर्जी गिवन है। सो जो ऑर्बिट है सर्कुलर ऑर्बिट, इसका एनर्जी जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड एनर्जी का वैल्यू है En इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट ऑफ एनर्जी यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ। कौन सा सर्कुलर पाथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लो न्यूक्लियस है, तो ये जो पहला सर्कुलर पाथ होता है इसके लिए n इज इक्वल टू 1 होगा। जो सेकेंड सर्कुलर पाथ होगा इसके लिए n इज इक्वल टू 2 होगा। थर्ड सर्कुलर जो पाथ है, यहाँ सर्कुलर नहीं कुछ और ही हो गया, ओके, सो इसके लिए n इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने बोला जाए तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। n का वैल्यू 1 बैठाओ, 2 बैठाओ, 3 बैठाओ और चलो फटाफट मुझे ये वैल्यूज़ बताओ कितना आने वाला है। सो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू 1 ले लो, तो एनर्जी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -13.6 बाई 1 स्क्वायर, ओके। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह n का वैल्यू 2 ले लो, तो E2 आ जाएगा -13.6 बाई 2 स्क्वायर। n का वैल्यू 3 ले लो, सो E3 का वैल्यू आ जाएगा -13.6 बाई 3 स्क्वायर। n इज इक्वल टू 4 ले लो, सो E4 इज इक्वल टू -13.6 बाई 4 स्क्वायर। एंड E5 ले लो, सॉरी N5 ले लो, सो इसके लिए आ जाएगा E5 इज इक्वल टू -13.6 बाई 5 स्क्वायर। मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसा मैंने क्यों इतने सारे वैल्यू फाइंड आउट करने बोले। तो इसका वैल्यू आप चेक कर सकते हो, -13.6 सो ये वैल्यूज़ कुछ ऐसे आएंगे। इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने को मैंने क्यों कहा, अब सपोज करो इसको हमें प्लॉट करना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एटम में हमारा सपोज कर लो न्यूक्लियस बीच में है। न्यूक्लियस से फर्स्ट एनर्जी का जो एनर्जी एक्चुअली फाइंड आउट करने का मतलब होता है यहाँ से इसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना हो रहा है, ओके। तो पहला ऑर्बिट जो होगा वो हमारा बहुत दूर है, -13.6 के आसपास। इनके बीच का स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, 13.6। अगर मैं ऐसे ना करके ऐसे एनर्जी लेवल ड्रॉ करूँ तो ज़्यादा आसान होगा। सपोज करो यहाँ पे एनर्जी 0 हो जा रहा है, ऊपर की तरफ जाते हैं, ये है -13.6। इसके बाद जो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए आ गया, n इज इक्वल टू 2 जो हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा वैल्यू आया था -3.4, ठीक है। तो ये -3.4 आया। n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा वैल्यू आ गया 1.51, -1.51। n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा वैल्यू आ गया -0.8, -0.85, ओके। सो -0.85। उसके बाद वाला ऊपर गए तो और कम स्पेसिंग हो गया 0.54। सो देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ये स्पेसिंग जो है वो कम होते जा रहा है। और ये प्रैक्टिकली भी ट्रूथ होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के ऊपर जाओगे तो जैसे ये ऑर्बिट इतना दूर है, इसके ऊपर वाला ऑर्बिट थोड़ा इससे क्लोज होगा, उसके ऊपर वाला ऑर्बिट थोड़ा और क्लोज होगा, उसके ऊपर वाला ऑर्बिट और क्लोज होगा, उसके ऊपर वाला ऑर्बिट और भी क्लोज होगा, और लास्ट में जाके स्पेसिंग समझ में ही नहीं आएगा एक दूसरे के बीच में। तो ऐसा ही पर्टिकुलर एटम होता है। और अगर रदरफोर्ड वाला वीडियो आपने देखा होगा एनिमेशन का, तो उसमें जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है वो इसी तरीके से अरेंज होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो
डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। स्पेसिंग डिक्रीज करते जाता है जितना भी हम लोग एनर्जी को या एन वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है कि प्रूव दैट एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो आपको क्या करना होगा, जो अभी मैंने किया, EN का फॉर्मूला लिखना होगा एंड देन वैल्यू फाइंड आउट करके प्रूफ कर देना होगा दैट दे आर डिक्रीजिंग। होपफुली ये पॉइंट 1, 2 एंड 4 क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट आते हैं। इस पॉइंट में बोर ने कहा है कि जो सर्कुलर पाथ होता है, जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, वो कोई भी ऑर्बिट सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। हम लोग कहीं पे भी, मतलब अपने मन से कहीं पे भी एक सर्कुलर पाथ बना दिए, चलो इन दोनों के बीच में एक और सर्कुलर पाथ बना देते, चलो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। हम अपने मन से कहीं पे भी सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बिठा सकते। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा, उसके लिए इन्होंने कहा ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. This is very, very, very important. Only those circular orbits are permitted in which your angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Is it clear? सो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये फिजिक्स का टॉपिक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। ओके, मोमेंटम इज mv, एंगुलर मोमेंटम इज mvr। सो mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। सो इसीलिए देखो लिखा है एंगुलर मोमेंटम hvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, where n is your integer 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, positive integer ही लेते हैं हम लोग generally. So n is a positive integer and this momentum is called angular momentum. It is equal to integral multiple of h by 2 pi. अब ये मत पूछना कि इन्होंने ज़बरदस्ती कैसे बोल दिया कि ये एंगुलर मोमेंटम इतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये इनका लिमिटेशन है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे m जो होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v जो होता है ये होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो है v। और रेडियस r क्या है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, इसको हम लोग r कहते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछता है दैट रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट जो हाइड्रोजन एटम के लिए होता है, ये वैल्यू याद रखना होगा आपको। फॉर हाइड्रोजन एटम द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ nth लेवल, और nth लेवल ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो होता है 0.529 n स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, इट इज़ 0.529 इंटू 1 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मैंने फिजिक्स में पढ़ाया है। तो एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इज इट क्लियर? सिमिलरली 2 के लिए निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर? सो आई होप ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल का पूरा 100% क्लियर हुआ होगा। इसमें एक बात जो यहाँ पे मैंने बताई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको थोड़ा सा और सुन लो। ये याद रखना दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के ऊपर हजारों न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इसको हम लोग यूज़ करेंगे बार बार। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा बोल सकते हैं हम लोग, 1 जूल इज इक्वल टू 1/इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, ये याद रखना। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इसका लिमिटेशंस के बारे में। तो इसका प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लिमिटेशंस कहाँ है। सबसे पहला बात कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है, जितना कुछ हमने पढ़ा, ये सब कुछ सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में है। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है ये हाइड्रोजन के लिए या फिर एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज, हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे कि हीलियम+1 या लिथियम+1 आयंस जो हैं, +2 आयंस, इसके लिए वैलिड होता है। बाकी दूसरे जो एलिमेंट्स हो जाते हैं उसके लिए ये जो एटॉमिक मॉडल है ये करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाता है, सफिशिएंट नहीं होता है। तो ये इसका सबसे पहला डिमेरिट है, ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा जो प्रॉब्लम है, बोर्स थ्योरी जो है, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन बिटवीन द टू एनर्जी लेवल के बारे में बात किया था हमने, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करता है उस वक्त वहाँ से रेडिएशन होता है या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो उसी के बारे में होगा, ठीक है ना, उसी लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो वो जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो कैसे ब्रेक हो जाएगा, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था, ठीक है। और इस तरह की इफेक्ट को कहा जाता है ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। सिंपली जान के रखो कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी जो है उन्होंने सिर्फ स्पेक्ट्रम के बारे में बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन एटम का वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कोई एटम चला आता है तो उसका स्पेक्ट्रम जो होता है और फाइन होने लगता है और पतला होने लगता है, एक लाइन 2-3 लाइन में ब्रेक हो जाता है। इस इफेक्ट को ज़ीमैन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बोर्स एटॉमिक थ्योरी कुछ भी नहीं कह पाया, ठीक है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप और उसका ओरिएंटेशन के बारे में कुछ नहीं बता पाया। एंड देन डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इन दोनों बातों को हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि समझ में नहीं आया तुम लोग को, समझ में 100% आ जाएगा, डोंट वरी। ये जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने सुन ली अभी, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन ब्रेकिंग, डी ब्रोगलीज रिलेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सब आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल जरा सा पेशेंस रखो और इसको आगे बढ़ने दो। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस। पहला ऑर्बिट का एनर्जी जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, एनर्जी कितना एसोसिएटेड है हमारा फिफ्थ ऑर्बिट के साथ। तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्टली n1 का वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना। हमने अभी तक देखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, मैंने आपको कहा था याद रखने को कि nth एनर्जी लेवल का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जूल में पूछा गया है आंसर, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने अभी जैसे बताया था जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो देख लो जो क्वेश्चन में गिवन है वही वैल्यू आ गया ऊपर। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए तो यही हो जाएगा। आपसे फिफ्थ वाला के लिए पूछा है तो नीचे 5 का स्क्वायर बिठा दो, n की जगह 5 बिठा दो, हो गया आंसर खत्म। अगर आंसर आपसे जूल में पूछा है तो जूल में आंसर लिखिए, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिए। क्लियर। चलो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने फॉर्मूला देखा था ना,
आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, या एन स्क्वायर छोटा हो गया, और इसका जो यूनिट आता है वो होता है एंगस्ट्रॉम में। ओके, यूनिट जो हो जाता है एंगस्ट्रॉम में हो जाता है। लेट मी रीराइट दिस वन। और इसका आंसर जो भी आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो देख लो, फिफ्थ ऑर्बिट के बारे में पूछा है हमारा, तो एन की जगह 5 बिठा देना है, आंसर आ गया। सो बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप बोर्स एटॉमिक थ्योरी जो है और उसका लिमिटेशन जो है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो करेंगे कंप्लीट, वो होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन बोर्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड एक और पार्ट बच गया है, वो है इसका स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये कुछ क्लासेस हैं, उससे मैंने ऑलरेडी करवाया है। तो ये आज के क्लास तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ओके, थैंक यू देन।